गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमने प्रश्नावली 3.4 का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था और इस चैप्टर के सवाल किस कॉन्सेप्ट पर, किस नियम पर लगेंगे हम लगा रहे थे, क्योंकि हमने पहले ही इसका कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। तो हमने 3.4 का पहला सवाल भी कर लिया था, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछला आपको रिवाइज कर दे रहे हैं, ताकि अगर उसमें अगर कोई कंफ्यूजन या नहीं आया होगा समझ में, तो इस वीडियो में दिक्कत ना हो, आगे चीज़ें जो भी पढ़ाएंगे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक सेकेंड देखिएगा। हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे सार्वगुणनखंड। क्या पढ़ रहे थे दोस्त? सार्वगुणनखंड। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। अंग्रेजी वाले यानी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। और हम क्या पढ़ रहे थे? सार्वगुणज। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल पढ़ रहे थे हम लोग। समझिएगा थोड़ा सा, हम सार्वगुणनखंड पढ़ रहे थे और क्या पढ़ रहे थे? सार्वगुणज। हमने चर्चा इसी पे की थी कि सार्व का मतलब क्या है, यानी कि कॉमन का मतलब क्या है। तो सार्व का मतलब क्या हम बताए थे। कहीं कहीं हिंदी में सार्व की जगह उभयनिष्ठ लिखा रहता है, तो उसका कंफ्यूज मत होइएगा, उसका मतलब यही कॉमन ही है, ठीक है। यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणज अगर लिखा रहेगा तो उसका मतलब ही सार्वगुणज या सार्वगुणनखंड से है। समझ में आया कि नहीं? सार्व की जगह उभयनिष्ठ लिखा रहेगा, इंग्लिश है तो कॉमन का कॉमन ही लिखा रहेगा। अब देखिएगा, हम बताए थे कि सार्व का मतलब क्या है? जो सब में हो, जो सब में मौजूद हो वो क्या होगा? कॉमन, यानी वो क्या होगा? सार्व होगा। अब सार्व के आगे अगर गुणनखंड लगा दिया, गुणनखंड, इसका मतलब कि कई संख्याएं दिया रहेगा, मतलब 3-4 संख्या दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सभी संख्याओं का आप अलग अलग गुणनखंड निकालिएगा और जो देखिएगा सबके गुणनखंड में जो जो कॉमन होगा, यानी जो जो मौजूद होगा, जो जो गुणनखंड, मतलब जैसे कोई संख्या 3-4 संख्या दिया है, आप सबका गुणनखंड अलग अलग निकाल लीजिए। फिर उनके गुणनखंडों में देखिए कि कौन सी संख्या सब में है, जो सब में रहेगा वही उसका कॉमन गुणनखंड होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर होगा। और गुणज में क्या होगा कि मान लीजिए 3-4 संख्या दिया रहेगा, उस सभी का अलग अलग आप गुणज निकाल लीजिए, यानी कि मल्टीपल निकाल लीजिए। अब देखिए कि सब में यानी जैसे मान लीजिए 3-4 संख्या दिया है, आप 3-4 संख्या का मल्टीपल निकाल लीजिए, यानी कि गुणज निकाल लीजिए। अब देखिए सब में जो संख्या मौजूद रहेगी वही उसका क्या होगा? कॉमन मल्टीपल, यानी कि सार्वगुणज होगा। कैसे? थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेना। जैसे मैं कह दूं 15, 10, 18, 15, 10, 18 का 15, 10 का मान लीजिए हम क्या कह दें? 15, 10 का सार्वगुणनखंड बताइए। सार्वगुणनखंड बताइए। सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होगा? कॉमन फैक्टर बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए। तो आप क्या करोगे कि इसका सार्वगुणनखंड पूछा है ना 15 और 10 का, तो 15 का पहले गुणनखंड निकालिए। तो 15 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 खुद होगा। 10 का गुणनखंड क्या होगा? देखिए 10 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 खुद होगा। इसका अलग से गुणनखंड आपने निकाल लिया, इसका अलग से आपने गुणनखंड निकाल लिया। अब देखो कौन कौन संख्या दोनों में है। देखो एक इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक तो हमारा कॉमन मतलब कि सार्वगुणनखंड क्या होगा? इन दोनों का सार्वगुणनखंड जब आप निकालोगे, यानी कि कॉमन फैक्टर, जब आप कॉमन फैक्टर निकालोगे, FACTOR, जब कॉमन फैक्टर आप निकालोगे तो देखो दोनों में जो रहेगा वही उसका सार्वगुणनखंड होगा, यानी इसका। तो देखिए दोनों में 1 है ना, तो 1 होगा। देखिए दोनों में 2 है, नहीं है। दोनों में 3 है, नहीं है। दोनों में देखिए 5 है ना, तो 5। अब कोई संख्या है, नहीं है, मतलब 10 इसमें है तो इसमें नहीं है, 15 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है। यानी दोनों ऐसी कौन सी संख्या थी जो दोनों में थी? 1 था, ये 1 था और ये 5 था, तो 2 मिले ना, तो यही 1 और 5, 10 और 15 के क्या होंगे? सार्वगुणनखंड, यानी कि कॉमन फैक्टर। समझ में आया कि नहीं? वैसे अगर 3 संख्या मान लीजिए दिया रहता, मान लीजिए 18 दिया रहता, 18, 15 और 10 का पूछ लेता कि 18, 15 और 10 का बताइए कि सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो जैसे आप 15 का गुणनखंड किए थे, 10 का किए थे, वैसे 18 का कर लो। 18 का करोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा? 6 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 9 आएगा, 18 खुद आएगा, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब देखिएगा अब तीनों में देखेंगे तीनों में कौन कौन मौजूद है। तो तीनों में देखिए 1 है ना, तो 1 होगा,
तीनों में देखिए 3 है, नहीं है। तीनों में 2 है, 2 इसमें है, नहीं है। और कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब तीनों में हमें क्या मिला, 1। तीनों में हमें क्या मिला, 1। तो 1 क्या होगा, सार्वगुणनखंड। 1 क्या होगा, सार्वगुणनखंड किसका, 18, 15 और 10 का। समझ में आया होगा ना, समझ में आया होगा ना। अब आगे चलते हैं, सार्वगुणज थोड़ा सा समझा देते हैं, यानी कि कॉमन मल्टीपल। क्या समझाएंगे, कॉमन मल्टीपल। देखिएगा दोस्त, ठीक है। तो आगे देखते हैं सार्वगुणज। देखिएगा सार्वगुणज देखेंगे आप। सार्वगुणज में क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना हम आगे बढ़ने से पहले सोच रहे हैं दोबारा ये समझा दें, ताकि जिन बच्चों को पहले वीडियो में ना समझ में आया होगा वो इसमें समझ लेंगे। क्योंकि अल्टीमेट क्या है, मेरा अंत में लक्ष्य क्या है, आपको समझाना। मैं भले ही कितना पढ़ा दूं, लेकिन आप अगर एक क्वेश्चन समझ पा रहे हैं सिर्फ, तो उस एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना कि 10 क्वेश्चन बता दिया आपको एक क्वेश्चन ना आ। इससे अच्छा है कि भाई एक ही क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। ये प्रश्नावली लिखा था यहाँ पर ना, ठीक है। देखिएगा होगा क्या, समझिएगा। सार्वगुणज, सार्वगुणज का कैसे करेंगे, सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, देखिएगा कॉमन मल्टीपल क्या करेंगे दोस्त, अच्छे से लिख देना। कहोगे कि अंग्रेजी वालों की इज्जत नहीं दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है भाई, थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ काम हो गया। अब साफ साफ दिख रहा है ना। तो सार्वगुणज, सबका रिस्पेक्ट है, ठीक है। देखना सार्वगुणज कैसे करेंगे। सार्वगुणज में जैसे गुणनखंड में संख्या दी थी, तो जो सब में था वो सार्वगुणनखंड था, उसका अलग अलग निकाले थे गुणनखंड। तो सार्वगुणज में क्या होगा, सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल में कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कुछ संख्याएं दी रहेंगी, उनका अलग अलग गुणज निकालेंगे। फिर देखेंगे जो दोनों में मतलब जो सब में रहेगा उसको वही, उसी को छांट लेंगे, वही क्या होगा, कॉमन गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल। कैसे देखना, जैसे मैं कह दूं कि चलिए बताइए आप 2 का, 3 का, 4 का, इनका बताइए। मान लीजिए 2 और 3 का पहले लेते हैं। हम कहते हैं चलिए 2 और 3 का सार्वगुणज बताइए, प्रथम 4। हम क्या बताएं, प्रथम 4 नहीं, प्रथम 2 लीजिए। हम कहें कि प्रथम 2, प्रथम 2, 2 और 3 का प्रथम 2 गुणज बताइए। 2 और 3 का प्रथम 2 सार्वगुणज, गुणज नहीं सार्वगुणज बताइए। तो अब गुणज निकालेंगे, तो 2 का गुणज कैसे निकालेंगे, 2 में पहले 1 का गुणा करेंगे तो 2, फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, फिर 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6, फिर 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8, फिर 2 में 9 का गुणा, 2 का 4 हो गया, 2 का 5 का करेंगे तो 10, 2 में 6 का करेंगे तो 12, ऐसे हो गया। इसके बाद देखिएगा 3 का करेंगे तो 3 में 1 का करेंगे तो 3, 3 में 2 का करेंगे तो 6, 3 में किसका करेंगे, 3 का करेंगे तो 9, 3 में 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 3 में 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ऐसे ऐसे चला जाएगा। अब देखिए हमको प्रथम 2 मतलब प्रथम पहले से मतलब स्टार्टिंग से 2 गुणज निकालने थे, 2 और 3 के। अब देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में कॉमन है। देखिए 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर कॉमन है, और कोई है 12, 12 कॉमन है, 12, 12 दोनों में है। और कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में है, नहीं। आप कहोगे कि सिर्फ 6 और 12 मिला अभी तक, और हमें 2 ही निकालना था, तो सिर्फ 2 ही निकालना था, तो बस यहाँ तक निकाल लेंगे। 6 और 12, 2 और 3 के प्रथम क्या है, 2 गुणज है। प्रथम क्या है, 2 गुणज, यानी कि फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल है। समझ में आया कि नहीं, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल यहीं पर है। कौन कौन, 2 और 3 का, 6 और 12। ऐसी 3 संख्याओं का दे देगा, मान लीजिए 4 का भी दे दिया, तो 4 का भी गुणज निकालिए आप। 4 कम 4, फिर 4 गुना 8, फिर 4 3 12, ऐसे। फिर देखिए तीनों में कौन कौन कॉमन है, 4 संख्या दे देगा तो चारों का गुणज निकाल दीजिए। फिर देखिए चारों में कौन है, जो चारों में होगा वही उसका कॉमन मल्टीपल यानी कि सार्वगुणज होगा। इस तरह से निकालेंगे। तो हम पहला सवाल भी देख लिए थे। ये जो बचा कुचा कॉन्सेप्ट था कि अगर ना समझ में आया हो तो आपका दोहरा भी गया, रिवीजन भी हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 से, तो अगर आपके पास कक्षा 6 एनसीईआरटी का बुक है गणित का तो ओपन कर लीजिए। अब बुक नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यानी 3.3 3.4 का जो चैप्टर चल रहा है, ये क्वेश्चन आपको इधर शो हो रहा होगा, यहाँ पर भी देखकर आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि एक हम इसके पिछले लेक्चर में लगा चुके थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, क्वेश्चन नंबर दूसरा से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। देखो थोड़ा सा इशू बता दे रहे हैं, ये इस समय जब हम लेक्चर ये ले रहे हैं तो साइड में ट्रैक्टर से थ्रेशरिंग हो रहा है, ठीक है।
आज कितना तारीख है? आज 15 अप्रैल है, ठीक है। कल क्या था? 14 अप्रैल को जय भीम, ठीक है। किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या था? जयंती था ना, ठीक है। सलाम करिए उनको, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, प्रणाम करिएगा। देखिए होगा क्या, तो क्या, हाँ यही बता रहे थे ना कि जो मतलब हम पढ़ा रहे हैं ना, तो साइड में ट्रैक्टर चल रहा है ना। इस समय 15 क्या है, 15 अप्रैल है। इस समय आप समझ ही रहे हैं गर्मी में गेहूं की कटाई होती है ना, तो थ्रेशरिंग चल रही है। हो सकता है कुछ ट्रैक्टर का आवाज़ आपको काने में आ रहा हो, तो थोड़ा सा इंटरप्ट होगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, सह लीजिए, ठीक है। किसानों के मतलब किसानों की समस्या आप नहीं समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा बदरी होगा ना, तो लाखों लाखों का कितना कितना बीघा फसल क्या होता है, खराब हो जाता है पानी से, या कभी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती तो आग से। तो थोड़ा सा थ्रेशरिंग हो रहा है, लेक्चर रोक नहीं पाएंगे। दिक्कत क्या है कि लेक्चर रोकेंगे तो फिर डिले होगा कोर्स। अब थोड़ा सा आज के दिन अगर ऐसे आवाज़ आ रही होगी खटखट खटखट ऐसे ट्रैक्टर की, तो थोड़ा सा आप साथ दीजिए। समझ में आए कि नहीं? रोज रोज तो होगा नहीं भाई, एक दिन थ्रेशरिंग होगा, अगले दिन कहीं और होगा, तो थोड़ा सा आप इसमें साथ दीजिएगा मेरा, ठीक है। लेक्चर बंद मत कीजिएगा, थोड़ा आवाज़ आएगा तो ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि तेज बोल रहे हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 4, 8, 12, और जो बोले याद रखिएगा, कल क्या था? 14 अप्रैल था ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती था। हाथ जोड़ के प्रणाम करिएगा उनको, उनका बहुत बड़ा योगदान है उनको उठाने में, जो कई सालों से गिरे हुए थे। समझ में आया कि नहीं? हाँ, उनको समाज के उस लेवल पर लाने में जो समाज क्या किया था, उनको कई सालों से, कई 100 सालों से पीछे ढकेला था। समझ में आया कि नहीं? प्रणाम करिए, हाँ। और याद रखिएगा कि अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने सच में भगवान तो नहीं देखा है, लेकिन भगवान के रूप में अगर पहले इंसान को आप कहेंगे देखने के लिए, देखो माता पिता तो हैं ही, समझ में आया कि नहीं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में कहेंगे तो मेरे लिए मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मतलब बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता। इंसान के रूप में भगवान तो मैंने उनको देखा है, ठीक है। आपने किसको देखा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए आगे सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर किसका किसका दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए जो दिया है 4, 8, 12, और क्या दिया है बी का क्या है 5, 15 और 25, 5, 15 और 25। ये सवाल है आपके डिस्प्ले पे, इधर कहीं क्वेश्चन शो हो रहा होगा तो देखते रहिएगा, ठीक है। 4, 8, 12 और 5, 15, 25 का देखिएगा कैसे होगा, करेंगे इसको। तो पहले दूसरा का ए, क्वेश्चन नंबर हम दूसरा का ए देख रहे हैं। 4, 8 और 12 का हमें क्या निकालना है? सार्वगुणनखंड निकालना है, यानी कि सार्वगुणनखंड का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कैसे करेंगे? 4 का पहले गुणनखंड लिखेंगे, फिर 12 का गुणनखंड लिखेंगे, एक क्रम में लिखिए तो अच्छी है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 का 12 का 18 का गुणनखंड लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सब में क्या क्या कॉमन है, जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, उसका सार्वगुणनखंड हो जाएगा, यानी जो सब में मौजूद होगा। तो देखिए 4 का देखेंगे तो क्या होगा, 4 का 1 होगा, 2 होगा और 4 खुद होगा। उसके बाद देखिएगा 12 का देखेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 खुद होगा। उसके बाद देखिए 18 का देखेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 खुद होगा। समझ में आया कि नहीं? गुणनखंड ऐसे क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि गुणनखंड निकालना सिखा ही चुके हैं आपको। अब देखिए तीनों में कौन कॉमन है, देखिए आपको 1 दिखेगा, 1 सब में है यानी 1 होगा, 2 सब में देखिए दिखा 2 होगा, और कुछ दिख रहा है 4 इसमें है, इसमें है, इसमें है नहीं है, अब तो कोई संख्या दिख नहीं रही है। तो इसका सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड किसका भैया? 4, 12 और 18 का क्या क्या होगा? 1 और 2। क्या होगा? 1 और 2। ये दिख रहा होगा आपको ना, 1 और 2। समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
एक सेकेंड एक थोड़ा सा इधर हो गया, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये समझ गए कि नहीं, आप समझ गए ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में 18 नहीं 8 है, क्या है 8 है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, टेंशन काहे ले रहे हो। ये 18 था तो हमने लगा दिया, अच्छा हुआ आपने इसी बहाने एक सवाल सीख लिया। अगर यहाँ पर 8 रहता, क्या था क्वेश्चन के अनुसार, देखो ना यहाँ पर 8 है, क्या है 8 है, तो 8 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, उसके बाद कितना होगा 8 खुद होगा। 8 का गुणनखंड ये होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। अब देखिएगा 1 2 तो था, देखिए 4 इसमें है, इसका मतलब कि 4 भी होगा, क्या होगा ये 4 भी होगा, तो कितना मिला। तो अगर सार्वगुणनखंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सार्वगुणनखंड किसका, 4 का, 12 का, 8 का, तो क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ये आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं। गलती से हम 8 की जगह क्या लिख दिए थे, यहाँ पर 18 लिख दिए थे, आंसर चेंज हो गया था। लेकिन इसी बहाने आपने सीख लिया ना, डिजिट चेंज होने से कोई मतलब नहीं है। आप क्या करिए, डिजिट का मतलब कि डिजिट का मतलब या नंबर लीजिए ना, डिजिट क्या, डिजिट को मिलने से तो नंबर बनेगा। देखिए जो भी कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। जैसे 18 था तो हमने 18 का लगाया सेम पैटर्न पर। वैसे यहाँ पर कोई परीक्षा में जरूरी नहीं कि ये 4 12 8 ही देगा, कोई डिजिट चेंज कर देगा, कोई नंबर चेंज कर देगा, तो नंबर चेंज कर देगा, आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, ऐसे लगा लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं। अंक कोई भी बदल दे, कोई भी संख्या बदल दे, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझेंगे तो लगा लेंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी देखिएगा क्या होगा। 5 है, 15 है, 25 है, तो निकालेंगे 5 15 25 का। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ये डायरेक्ट लिखते हैं। देखिएगा 5 15 25 का, तो 5 का गुणनखंड निकालेंगे, 15 का निकालेंगे और 25 का निकालेंगे। 5 का निकालेंगे तो 1 होगा, 5 होगा। 15 का निकालेंगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। 25 का निकालेंगे 1 होगा, 5 होगा और 25 खुद होगा। अच्छा जिसका निकालेंगे वो संख्या तो खुद ही होगी, इसका 15 होगा, इसका क्या होगा 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा। अब तो कोई संख्या होगी नहीं। अब समझिएगा, तो देखिए सब में क्या कॉमन है, 1 है, 1 कॉमन है, 5 इसमें है, यानी 5 भी कॉमन है। और कोई संख्या है जो दोनों तीनों में हो, और कोई संख्या है जो इसमें हो, नहीं है। तो इसका यानी कि 5 15 और 25 का सार्वगुणनखंड क्या होगा, सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 1 और 5, ये आंसर हो जाएगा 1 और 5। समझ में आया कि नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया होगा। आगे चलिएगा, देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हमारे पास बुक नहीं है यार, मोबाइल में देखने में बड़ा दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि 6 मतलब प्रथम तीन सार्वगुणज निकालने हैं। सबके प्रथम 3 क्या निकालने हैं, सार्वगुणज। प्रथम 3 सार्वगुणज निकालने हैं। ए में है 6 और 8 का निकालना है, बी में है 12 और 18 का निकालना है। अच्छा बस 2 ही है, ठीक है, ए है बी है। कौन कौन है, ए में है 6 और 8 का निकालना है। ए में क्या है 6 और 8 का प्रथम 3 गुणज निकालना है, और बी में किसका निकालना है हमें 12 और 18 का। 12 और 18 का प्रथम 3 गुणज निकालने हैं। अब देखिएगा हम क्या करेंगे दोस्त, क्या करेंगे ये देखिएगा। निकालेंगे तो देखना ध्यान से थोड़ा सा, पहले इसका देखते हैं। तो 6 का गुणज आप निकाल लीजिए भाई। अगर हमें क्या पूछा है हमसे, कॉमन मल्टीपल पूछा है, ध्यान दीजिएगा, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्वेश्चन शो हो रहा होगा हिंदी में, तो आप देख ही रहे हैं, सार्वगुणज लिखा है। समझ में आया कि नहीं यहाँ पर। तो देखिएगा सार्वगुणज का मतलब क्या होगा कि पहले इसका गुणज निकालिए, तो प्रथम 3 निकालना है, तो प्रथम से निकालते चलिए। पहला होगा 6 एकम 6, दूसरा होगा 6 दूना 12, तीसरा होगा 6 त्रिक 18, चौथा होगा 6 चौक 24, पाँचवा 6 पंजे 30, 6 छः 36, 6 सते 42, 6 आठे 48, ऐसे होगा। ठीक है, अब उसके बाद 8 का निकालिए। ये पहला लगा रहे हैं 6 और 8 वाला, 8 का निकालिए। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, और क्या होगा 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 64,
ऐसे होगा इसका। देखिए प्रथम तीन मिला कि नहीं, तीन हमको छांटने हैं, यानी कि ऐसे कौन से तीन गुणज हैं जो इसमें भी है इसमें भी है, तो हम लिखेंगे सार्वगुणज। क्या लिखेंगे? सार्वगुणज। देखिए कौन कौन है दोस्त, तो देखिएगा इसमें, देखिएगा कोई मिलेगा तो बताना, देखना कोई मिल रहा है। देखिए 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, मिला 24। और उसके बाद कुछ मिला 24। उसके बाद देखिए कुछ मिल रहा है कहीं पर? कहीं नहीं मिल रहा है जी, तीन बताने हैं ना। 24 मिला, 40 नहीं मिला, 48, 36, 56, 64 कहीं तो मिल नहीं रहा है जी। कितना आगे तक निकालेंगे? और आगे तक जाइए। 6 × 48, 6 × 9 हो जाएगा 54, 6 × 10 में हो जाएगा 60। अब देखिएगा उसके बाद करेंगे तो आएगा इसका 66। कितना आएगा? 66। उसके बाद करेंगे तो क्या आ जाएगा? 72। उसके बाद करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 के बाद कौन सा आ जाएगा? 78। 6 का ही बता रहे हैं, 6 का, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। उसके बाद आगे भी निकालिए 66, 72, 78। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद इसका भी आगे निकालिए 8, 64, 8, 9 के 72, 8, 10 में 80, 88, 96। इस तरह से होगा 8 का। अब देखिए मिल रहा है कि नहीं? देखिए 24 मिला। उसके बाद देखिए कहीं और कुछ मिल रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा जा रहा है जी। कहीं मिला कुछ? 72 मिला। देखिए ये 72। ठीक है भाई, तो 24 हो गया, 72 हो गया। हमें कोई तीन निकालना है अभी। तीसरा देखिए कहीं पर है, 72 के बाद कहीं मिल रहा है 96। ये 96 है, 96 तो आया नहीं। इसका आगे तक निकालते जाइए। देखिए 84 के बाद होगा 90, 90 के बाद होगा 96। देखिए 6 का निकालेंगे तो 6, 12। गुणज पहले निकालिए, तीन लेना है। तीन जब तक नहीं आएगा तब तक इसका गुणज निकालते जाइए, इसका गुणज निकालते जाइए। कम से कम ऐसी संख्या 3 आएगी जरूर जो दोनों में मिलेगी। समझ में आया कि नहीं? तो देखिएगा 24 मिला, 72 मिला, और आगे चलते जाएंगे तो इसमें 96, इसमें 96, 8 वाले में भी 96, इसमें 96, तो ये 96। इस तरह से देखिए 24, 72, 96। तो अगर 6 और 8 के प्रथम तीन गुणज कहेंगे तो कौन कौन होगा? सार्वगुणज कौन कौन होगा? तो सार्वगुणज की बात करें, गुणज नहीं सार्वगुणज, तो क्या होगा? 24, 72 और 96। 24, 72 और कितना होगा? 96। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम एक चीज नहीं देखे, यहाँ पर देखना 48 भी था, ये 48 भी तो है, तो 96 तक नहीं जाएंगे। 24 के बाद देखिएगा 48 भी है, 24 के बाद क्या है? 48 यहाँ पे मिला, तो 48। उसके बाद क्या मिला था हमें? 72। उसके बाद क्या मिला था हमें? 96। तो 96 तक जाना नहीं, हमें तीन ही लेना था ना, तो 24, 48, 72 होगा। क्या होगा? 24, 48, 72। समझ में आया कि नहीं? 24, 48, 72। हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपको सवाल बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट जब तक आप ले रहे हैं वैसे खड़ा होकर सवाल देख रहे हैं, कहीं एरर तो नहीं है। यहाँ पे पकड़ा गया 48, हमें नहीं दिखाया। यहाँ 48 था, देखिए यहाँ 48, दोनों में है ना, तो तीन मिल जाएंगे। 24, 72, 48। यहाँ पर 24, 48, 72, 24, 48, 72। क्या क्या हो जाएगा? 24, 48, 72। क्या हो जाएगा? 24, 48, 72। ठीक है, कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलेंगे फिर देखना। अच्छा मान लीजिए अगर 4 पूछ देता, क्या पूछ देता? 4, मतलब प्रथम 4 पूछ देता, तो आप आगे जैसे गए हैं ना, मतलब 72, 96 आप जाते, 96 के बाद 5 पूछ देता तो और आगे तक जाते। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे निकालना है। 3 ही पूछा तो इसी जगह रुक जाएंगे। मान लीजिए बाय द वे 4 पूछता तो हम 96 तक जाते, बाय द वे 5 पूछता तो 96 के आगे फिर जाते, 6 का जाते, फिर ऐसे ही 8 का जाते, फिर देखते कि ऐसी कौन सी संख्या मिल रही है जो दोनों में है, तो वो उसका क्या हो जाता? सार्वगुणज, मतलब कॉमन हो जाता, तो सार्वगुणज हो जाता। ठीक है, आगे चलिए। एक सेकंड देखिए आ रहा है कि नहीं कैमरे में अच्छे से। ठीक है, स्याही भर गया, अब चटकार थोड़ा दिखेगा। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अच्छा पता चला ना, जैसे हमको 48 मान लीजिए नहीं दिखा तो हम आगे तक गए, वैसे ही जैसे मान लीजिए कि 48 नहीं होता बाय द वे, और आगे तक वैसे 96 तक जाते, और आगे तक पूछता तो और आगे तक दोनों का ले जाते, मतलब 6 का भी 8 का भी, और आगे तक खोजते। समझ में आया कि नहीं? तो गलती अगर होती तो गलती से भी सीखिए। जैसे मान लीजिए एरर हो गया मुझसे, यहाँ पे दिखा नहीं 48,
अगर बाई द वे अगर 48 नहीं होता तो फिर हम 96 तक जाते। तो मान लीजिए अब अगर 96 तक जाएंगे, 4 आ जाएगा तो 96 तक नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 5 पूछ देता तो 96 क्या, अभी 96 से भी आगे जाएंगे। 8 का ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, 6 का भी ऐसे पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कोई तो कॉमन मिलेगा, कोई तो ऐसा नंबर कॉमन मिलेगा जो दोनों में होगा। जो दोनों में होगा सार्वगुणज में लिख देंगे, यानी कि कॉमन मल्टीपल में लिख देंगे। ठीक है, देखिएगा उसके लिए सॉरी थोड़ा सा आपको इंटरप्ट हुआ होगा क्योंकि 48 हमें दिखा नहीं, लेकिन अगर आपको दिख गया होगा उस बीच में, अगर आपने कॉपी में लिख लिया होगा तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? आप कहीं सुनाई बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी फितरत है। देखिएगा 12 और 18 को ऐसे करेंगे तो देखिएगा 12 का, अब वाह वाह क्या चल रहा है, चटकार दिखा ना, अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए 12 का करेंगे तो पहले गुणज निकालिए। 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 पाँच कितना हो जाएगा 60, 12 छक्का 72, 12 सत्ते 84, 12 आठ 96, 12 नवा 108, 12 दहा में 120। पहाड़ा याद कर लेना। ठीक है, 18 का क्या करेंगे? देखिएगा 18 का ऐसे ही लिखेंगे। 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तीन 54, 18 चौका 72, 18 पाँच 90, 18 छक्का 108, 18 साथ कितना हो जाएगा, 18 साथ कितना हो जाएगा, हम ही भूल गए, 126। समझ में आया कि नहीं? तो कितना हो जाएगा, 126 होगा ना जी। 8 6 14, वेल डन। ठीक है, देखिए 18 18 दूना 36, 18 के 54, 18 चौका 72, 18 पाँच 90, 18 छक्का 108, 18 साथ 126। समझ में आया कि नहीं? अब देखिएगा होगा क्या कि हमें क्या करना है, 3 सार्वगुणज खोजना है। 3 खोजिए, लिखेंगे सार्वगुणज। क्या लिखेंगे? सार्वगुणज। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, इसको कहेंगे हम कॉमन मल्टीपल। क्या कहेंगे? कॉमन मल्टीपल। समझ में आया कि नहीं? देखिएगा कॉमन मल्टीपल कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे तो बता चुके हैं। सवाल देखना दोनों में जो कॉमन होगा 3 बार हमें लिखना है। प्रथम 3 सार्वगुणज लिखना है हमें, यानी कि फर्स्ट 3 क्या लिखना है हमें, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल लिखना है। किसका? 12 और 18 का, यानी कि 12 और 18 का। देखिएगा क्या होगा, तब देखना है। यहाँ पर देखो कहीं मिला, इस बार छूटने ना पाए। देखो 36 यहाँ पर है, पहला 36 मिल गया। आगे देखिए कोई है, नहीं है। अच्छा 72 ये है, देखो अभी छूटता, फिर छूटता। आप लोग कहते कैसा मास्टर है, बार बार छोड़ दे रहा है। 72। उसके बाद देखिए और कुछ मिला, 108। देखिए यहाँ पर 108 मिला, तो क्या क्या हो गया, 36 72 108। 3 ही पूछा था, मान लीजिए 4 पूछ देता तो आप और इसको और आगे पढ़ते जाते, इसको भी और आगे पढ़ते जाते, जहां पर एक और मिलता फिर लिखते। 5 पूछ देता तो फिर आगे पढ़ते जाते, इसका 18 का 12 का, फिर देखते कोई दोनों में जो मिल जाता लिखते जाते। ऐसे ही लिखना है, कोई भी सवाल हो और कैसा भी, एक ही कॉन्सेप्ट को मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए है कि 100 से छोटी संख्या लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। क्या लिखना है? 100 से छोटी, कहाँ गया जी, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। जो 3 और 4 के क्या है, सार्वगुणज हैं। और 100 से छोटी, 100 से क्या है, छोटी। तो भैया 100 से छोटी हम क्या करेंगे कि 3 के सार्वगुणज लिखते जाएंगे। कहाँ तक? 100 से छोटा, मतलब 100 तक कम से कम देखेंगे, 100 से छोटा ही रहना चाहिए। ऐसे 4 का सार्वगुणज लिखते जाएंगे। अब फिर देखेंगे कौन कौन दोनों में है, जो दोनों में होगा वो सार्वगुणज होगा। देखिएगा कैसे करेंगे, देखना। कैसे करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 का। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे दोस्त, अब हम 4 देखिएगा। 4 है कि 5 है जी, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, देखना। क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले हम क्या करेंगे कि 3 के गुणज लिखेंगे। कहाँ तक? 100 से छोटा। 100 से क्या होना चाहिए, ये छोटा। 100 तो बड़ा हो जाएगा ना, 100 से छोटा। 100 से छोटा हम क्या करेंगे, 3 के गुणज लिखेंगे। लिखिए 3 के सभी गुणज, पहाड़ी में लिखना है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9,
3 चौका 12, 3 पाँचे 15, 3 छक्का 18, 3 सात 21, 3 आठ 24, 3 नवा 27, 3 दहा में 30। उसके बाद 3 3 जोड़ते जाइए 33, फिर क्या हो जाएगा 36, फिर हो जाएगा 39, फिर हो जाएगा 42, 45, 48, 51। उसके बाद क्या हो जाएगा फिर 3 जोड़ते जाइए 54, 54 के बाद हो जाएगा 57, उसके बाद क्या हो जाएगा 60, फिर जोड़िए 63, 63 के बाद 66, उसके बाद क्या हो जाएगा 69 के बाद 72, उसके बाद क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, फिर 81 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 90, 90 के बाद क्या हो जाएगा तो 93 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 3 के अगर गुणज निकालेंगे यानी 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक 9 ऐसे करते जाएंगे तो 3 दहा में 30 तक तो जाएंगे। उसके बाद फिर 11, 3 ग्रहम ये हो जाएगा, 3 बरहम ऐसे ऐसे पढ़ते जाइए। 3 का 12 में, 3 का 13 में, 3 का 14 में, 3 का 15 में ऐसे पढ़ते जाएंगे। कहाँ तक 100 से कम 99 तक आ गया ना, क्योंकि आगे जब करेंगे तो 102 आ जाएगा। तो 102 तो नहीं 100 तक ही लेना था, तो हम 99 तक जाएंगे। ऐसे ही 4 का भी जाइए, 4 के गुणज लिखिए, 4 के गुणज लिखिए, देखिएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 4 सात 28, 4 आठ 32, 4 नवा 36 और 4 दहा में 40। अब उसके बाद 4 4 जोड़िए 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 76 के बाद कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80, 84 और कितना हो जाएगा दोस्त 84 के बाद 88, 92, 96, 100, सीधा 100 हो जाएगा। और क्या 100 से छोटी पूछा है कि 100 तक पूछा है, कहाँ गया 100 से छोटी क्या पूछा है 100 से छोटी। तो कोई 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। 100 आया तो 100 पता नहीं होगा कि नहीं, पहले ये तो देखिएगा 100 तक आप लिख लीजिए। अब 100 से छोटी गुणज कितना भी लिख लो, 100 से छोटी तक हमें छांटना है, ठीक है। अब सार्वगुणज लिखेंगे, सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल। अब हम क्या निकालेंगे कॉमन मल्टीपल, दिख रहा है ना जी, 1 मिनट, हाँ साफ साफ तो दिख ही रहा है, ठीक है। देखिएगा कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो देखिए जो दोनों में होगा वही क्या होगा कॉमन मल्टीपल यानी सार्वगुणज। देखिए देखते जाइए, ध्यान से देखना कोई छूटने न पाए। 12 मिला, बहुत सही 12 है, दोनों में है ना 12, देखना यहाँ पर ये 12 12। उसके बाद आगे जाइए, देखिए कहीं मिलेगा 24 मिला, देखिए ये 24 है, 12 के बाद कितना हो गया 24। उसके बाद देखिए 30 नहीं 33 नहीं 36 है इसमें, 36 है इसमें, देखिए 36 मिला, ये देखिए 36 तो 24 के बाद कितना हो जाएगा 36। अब छूट जाएगा तो टेंशन मत लेना, एक बार चेक कर लेना, अगर मतलब हमसे नहीं छूटेगा टेंशन मत लेना, वो एक बार मिस्टेक से हो गया, मतलब आपसे अगर परीक्षा में छूट गया तो टेंशन नहीं लेना है, एक बार खोज लेना। अब आप गुणज लिखो तो खोज लेना, बाई द वे मिस्टेक हो गया तो खोज लेना, समझ में आया कि नहीं। हम तो पूरा का पूरा करेंगे दोस्त, हमारा टेंशन ना लो। 12 24 36, उसके बाद देखिएगा क्या मिलेगा 36 के बाद देखिए कहीं मिला 4 का 44 48, देखिए 48 यहाँ पर है, यहाँ पर है, मिला 48। 36 के बाद कौन सा मिला 48। उसके बाद देखिए और कौन सा मिला 52 नहीं, 56 नहीं, 60, देखिए 60 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, 60 मिला। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या मिला 64 तक नहीं है, 68 नहीं है, 72 है, देखिए 72 इसमें है, 72 इसमें है, क्या हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा 72। अब देखिएगा 72 के बाद 76 तक गया है, नहीं है, 80 नहीं है, 84 देखिए 84 इसमें है, इसमें है, तो क्या हो जाएगा 84। उसके बाद देखिएगा और क्या है 90 90 है, नहीं है, 92 है, नहीं है, 96 देखिए 96 इसमें है, इसमें है, तो क्या हो जाएगा 96। तो क्या क्या मिला, ठीक है, एक बार और चेक कर लेना कहीं मिस्टेक ना हो गया होगा, नहीं हुआ है टेंशन मत लेना, पूरा अच्छे से देखे हैं, ठीक है। देखिएगा होगा क्या कि 3 के गुणज आप 100 तक लिखिए, 4 के गुणज 100 तक लिखिए। अब जो दोनों में भाई होगा मौजूद, यानी जो दोनों में होगा वही सार्वगुणज होगा। ऐसे गुणनखंड में करते हैं, भाई अगर गुणनखंड पूछता तो दोनों का गुणनखंड लिख लेते हैं और देखते हैं दोनों के गुणनखंड में कौन कौन है। अब देखिए जो दोनों में है हमने लिख लिया, तो अगर आप
3 और 4 के सार्वगुणज निकालेंगे किसमें 1 से 100 तक, मतलब 100 से छोटी कौन कौन आएगा 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, इतना समझ में आया कि नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। अब समझना, देखिए आगे चल के हमसे पूछा है सह अभाज्य। क्या पूछा है, सह अभाज्य संख्या। देखिएगा सह अभाज्य पूछा है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना दोस्त, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सह अभाज्य का समझ लेना, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। देखिएगा सह अभाज्य का कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या होगा सह अभाज्य, ठीक है। टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया ना, थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होगा, समझिए। देखिए सह अभाज्य किसे कहेंगे ये समझो आप। सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, ठीक है। बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं इसलिए चाहे आप इंग्लिश मीडियम को चाहे हिंदी मीडियम को समझ जाएंगे। को प्राइम नंबर क्या होगा कि 2 नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए 2 नंबर दिया रहेगा और इनका जब आप निकालेंगे फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालिएगा, और इसका भी आप फैक्टर निकालिएगा अलग अलग, यानी कि गुणनखंड निकालिएगा। क्या निकालिएगा, गुणनखंड, ठीक है। देखेंगे कि ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में, अब चाहे मतलब ऐसी दो संख्या है तो ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर में, जैसे मतलब कोई संख्या लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 2 संख्या है, दोनों के फैक्टर निकालिए, इसका अलग और इसका अलग। देखेंगे तो ना इसका फैक्टर इसमें आपको मैच करेगा ना इसका फैक्टर इसमें आपको मैच करेगा। इसका मतलब कि दोनों के फैक्टर अलग अलग होंगे, दोनों के फैक्टर अलग अलग होंगे। लेकिन ध्यान देना कि एक तो सबका फैक्टर होता है, एक तो सबका फैक्टर होता है, एक तो सबका फैक्टर होता है भाई। ये कहाँ से अलग होगा, तो कोई भी संख्या रहेगी उसका फैक्टर एक तो होगा ही। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या 2 रहेंगी, 2 संख्या मान लीजिए दी रहेंगी, 2 का ही लेकर उदाहरण समझा रहे हैं कि कोई भी 2 संख्या दी रहेगी। अब पूछेगा बताइए सह अभाज्य है कि नहीं, क्या पूछेगा, सह अभाज्य है कि नहीं। तो देखेंगे कि उसका गुणनखंड यानी कि जो उसका सार्वगुणनखंड, देखिएगा सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का मतलब आप समझे ना, सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर का मतलब देखिएगा कि कॉमन फैक्टर उसका सार्वगुणनखंड 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। यानी कि अगर कोई भी 2 नंबर दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि ये अभाज्य सह अभाज्य संख्या है कि नहीं, क्या पूछेगा, सह अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो क्या करिएगा, दोनों का आप पहले अलग अलग फैक्टर निकाल लीजिएगा, फिर उसका सार्वगुणनखंड निकालिएगा यानी कि उसका कॉमन फैक्टर निकालिएगा। देखिएगा अगर जिन जिन संख्याओं का कॉमन फैक्टर 1 है, जिन जिन संख्याओं का सार्वगुणनखंड, याद रखिएगा जिन जिन संख्याओं का सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर 1 है, ओनली 1, क्या है, ओनली 1 है, वे सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी यानी कि को प्राइम नंबर कहलाती हैं। समझ में आया कि नहीं। तो जिन संख्याओं का कॉमन फैक्टर यानी कि सार्वगुणनखंड 1 हो, क्या हो, 1 हो, वे मतलब क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे समझिए, जैसे हम कह दें कि बताइए कि 10 और 5, क्या कह दें, 10 और 5 सह अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे कि पहले चेक कर दे दो, आप 5 का पहले अभाज्य नहीं, आप 5 का गुणनखंड निकालिए। तो 5 का गुणनखंड 1 और 5 निकलेगा। 10 का निकालिए, 10 का 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 5 निकलेगा, 10 निकलेगा। अब देखिए दोनों का जो कॉमन फैक्टर निकालिए आप, कॉमन फैक्टर यानी कि सार्वगुणनखंड, क्या निकालेंगे हम, सार्वगुणनखंड। तो देखिए दोनों का सार्वगुणनखंड क्या है, सार्वगुणनखंड कैसे निकालते हैं, जो दोनों में हो। देखिए 1 1 मिला 1, अब देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 मिला, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या है, 1 और 5। इसका मतलब कि ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, यानी को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर तब होगा जब उसका कॉमन फैक्टर यानी कि सार्वगुणनखंड निकालेंगे और सार्वगुणनखंड क्या आ जाए, 1, क्या आ जाए, 1। और उदाहरण देखो, जैसे हम कहते कि 7 और 8, क्या हम कह दें 7 और 8 सह अभाज्य संख्या है यानी कि को प्राइम नंबर है। आप कहेंगे निकालने तो पहले चेक करेंगे। तो आप अगर 7 का निकालेंगे तो 7 का गुणनखंड 1 और 7 होगा। 8 का क्या होगा, 8 का होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। अब देखेंगे दोनों का कॉमन फैक्टर यानी कि सार्वगुणनखंड आप निकालेंगे। सार्वगुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखेंगे दोनों में कौन कौन है, 1 है, 1 होगा,
2 है नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 7 भी नहीं है, यानी कि दोनों का सार्व गुणनखंड क्या आया, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या आया 1। 7 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या आया 1। और क्या है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, सार्व गुणनखंड 1 होगा, वे अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी को प्राइम नंबर। तो ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर है। समझ में आया ना दोस्त। तो ऐसे ही छाटना है, क्वेश्चन देखिए उसमें समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीके से। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, सहअभाज्य संख्या को पता चल गया ना, जो भी संख्या दी रहेंगी उसका को प्राइम उसका कॉमन फैक्टर यानी कि सार्व गुणनखंड निकालेंगे, और अगर जिसका जिसका सार्व गुणनखंड 1 आएगा वो सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर होंगी। जिसका अगर 1 के अलावा कुछ भी आता है कॉमन फैक्टर यानी कि सार्व गुणनखंड, तो सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। देखिएगा कैसे, देखिएगा आगे करेंगे हम, आगे देखिएगा, ठीक है। अब गुणनखंड तो करके बताना नहीं है आपको, गुणनखंड तो आ ही गया, हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं समझा कर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का ये देखिएगा, पूछा है कि 18 और 35, 18 और 35 हमें क्या छाटना है, सहअभाज्य, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। हमें क्या बताना है दोस्त, को प्राइम नंबर हमें बताना है। तो देखिएगा सहअभाज्य संख्या में क्या करेंगे, 18 का आप गुणनखंड देखेंगे तो आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 18। 35 का देखेंगे तो 35 का आएगा 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और खुद 35। इसका गुणनखंड देखेंगे, इसका गुणनखंड, अब दोनों का क्या निकालेंगे, सार्व गुणनखंड निकालिए। क्या निकालेंगे, दोनों का सार्व गुणनखंड। देखिए इसका दोनों का सार्व गुणनखंड क्या निकलेगा, 1 दोनों में है और कुछ संख्या है नहीं है, यानी इसका गुणनखंड सार्व गुणनखंड क्या निकला 1, क्या निकला 1। तो हाँ 18 और 35 क्या है, सहअभाज्य संख्या है यानी कि को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। अगला देखिएगा, अगला क्या पूछा है, बी का क्या है, बी का क्या है 15 और 37, बी का क्या है 15 और 37। तो 15 का देखेंगे गुणनखंड आप तो आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 15 खुद होगा। 37 का अगर आप फैक्टर देखेंगे यानी गुणनखंड देखेंगे तो 1 आएगा, 37 आएगा। और दोनों का अगर कॉमन आप फैक्टर निकालेंगे, सी एफ का मतलब कॉमन फैक्टर यानी कि सार्व गुणनखंड, समझ में आया कि नहीं। तो कॉमन फैक्टर कौन होगा, 1 होगा और कुछ है कोई नंबर नहीं है, यानी कि दोनों का क्या आया, सार्व गुणनखंड 1 आया, यानी ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं। अगला देखिएगा, अगला सी का है 30 और 415, 30 और क्या है 415, ठीक है। 30 और 415 का देखेंगे, देखिएगा कैसे होगा। 30 का निकालेंगे आप तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा और 15 और 30 खुद होगा। समझ में आया कि नहीं, क्या क्या होगा। 30 का करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6, 10, 15, 30। अब समझिएगा 415 का आप करेंगे तो थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। स्टार्टिंग का अक्षर क्या है, 5 है, मतलब स्टार्टिंग का जो इकाई का अंक क्या है 5 है। और किसी संख्या की इकाई का अंक अगर 5 हो तो वे 5 से डिविजिबल होती है यानी 5 से विभाज्य होती है। और 5 से विभाज्य का मतलब कि 5 भी एक फैक्टर होगा इस संख्या का, यानी कि इसका गुणनखंड एक 5 भी होगा। तो 1 तो होगा ही और 5 भी कहीं ना कहीं बीच में आएगा, क्योंकि 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, दोनों हो जाएगा। तो जब भाई 1 के अलावा कोई भी अगर सार्व फैक्टर यानी कि सार्व गुणनखंड आ जाएगा तो सहअभाज्य तो संख्या होगी नहीं, तो ये को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसको 1 से ज्यादा आएगा। 1 का मतलब ये नहीं कि नंबर से ले लें, ये जो 1 है ना, अगर 1 कॉमन फैक्टर है तब सहअभाज्य संख्या होगी, नहीं है तो नहीं होगी। और इसमें 1 के अलावा 5 भी आएगा, अदर भी आ सकता है, चेक करेंगे तो 1 के अलावा आ जाएगा। तो ये 30 क्या था, 30 और 415 सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहेंगे, डी का क्या देखेंगे, डी का क्या है देखिए 17 और 68, 17 और क्या है 68। 17 का देखिएगा क्या है 17 और 68 है ना, देखिए 17 और 68 का निकालेंगे तो क्या कहेंगे, क्या दिया है जी, और निम्न के कौन सी सहअभाज्य है। देखिएगा 17 और 68 है,
तो देखिएगा 17 का निकालेंगे, तो 17 का निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए क्या होगा, 17 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 होगा, 17 होगा। 68 का जब आप निकालेंगे तो देखिए 1 होगा, और क्या क्या होगा, 8 से 14, 7 होगा, नहीं होगा, 6 हो, 3 होगा, नहीं होगा, 4 होगा, 4 होगा, 1 का निकालेंगे 4 होगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, और कोई होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 13 13 चौका 52, 13 5 65 हो जाएगा। 14 होगा, 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौका 56, 14 चौका 56, ये भी नहीं हो जाएगा। 14 5 70 हो जाएगा। 15 होगा, 15 भी नहीं होगा। 16 होगा, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 भी नहीं होगा। 17 होगा, 17 3 51, 17 चौका 68। देखिए क्या होगा, 17। इसका देखेंगे तो क्या होगा, 17। 68 का क्या होगा, 17, और 17 के बाद और भी मिलाएंगे, लास्ट में 68 भी होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि आप 17 का 1 है और 17 है, और इसमें 68 में देखेंगे 1 है, इसमें भी 17 है, यानी कि इसके 1 और 17, 1 और 17, और आगे चेक ही नहीं करने की जरूरत है भाई, हमसे सहभाज्य बताना है ना। तो एक ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर यानी कि जिसका सार्व गुणनखंड 1 हो सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहलाती है। इसके तो 1 तो है ही है, 17 भी आ गया, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो 17 68 क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। आगे देखिएगा, डी के बाद किसका करेंगे, ई का। डी के बाद क्या है, ई का। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहा है कि 216 और 215, क्या दिया है, 216 और 215 दिया कि ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। क्या दिया, 216 और 215। तो देखिए 216 का हम करेंगे, 216 का हम करेंगे। अब अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये विषम संख्या है। ये क्या है दोस्त, विषम संख्या है। तो अगर ये विषम संख्या है तो 2 के अलावा, अच्छा 2 तो आइबे करेगा, इसमें विषम संख्या है तो विषम संख्या, इसमें कभी भी सम तो इसका फैक्टर आइबा नहीं करेगा, सम तो इसका फैक्टर आइबा नहीं करेगा। इसमें देखिएगा, इसमें सम भी आएंगे, इसमें सम आएंगे, इसमें क्या आएगा, इसमें सम आएगा। हो सकता है विषम भी आ जाए, लेकिन चेक करना पड़ेगा ना। चेक करिए, देखिए 216 का निकालिए और 215 का निकालिए। देखिए 216 का निकालेंगे तो आप 216 का निकालिए, कैसे निकालेंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 5 10, 2 चौका 8, 2 से करेंगे 2 दूना के 4, 2 7 14, 3 से करेंगे 3 9 के 27, 2 बार 3 बार जाएगा। तो कितना आएगा इसका, इसका देखिए आएगा 2, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा इसका, 3 7 21, 3 दूना के 6, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 5 20, 4 चौका 16, 5 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, देखिए 6 आएगा, 7 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 देखिए आएगा, 8 आएगा कि नहीं जी, देखना। 8 दूना के 16, कितना बचा यहाँ पर, अभी 5 बचा, 8 7 के 56, 8 आ जाएगा। 9 आएगा, 9 दूना के 18, 9 चौका 36, 9 आ जाएगा। 10 आएगा, नहीं आएगा। 11 अल्टरनेट देख लीजिए आएगा कि नहीं, 6 2 8, 11 नहीं होगा। 12 आएगा, 12 आएगा कि नहीं भाई, 12 आएगा, चेक करते हैं। देखिएगा 12 एकम 12, और यहाँ पर बचेगा 9, क्या बचेगा 9, 12 8 96, तो 12 आ जाएगा। 13 नहीं आएगा, 14 आएगा, 14 एकम 14, यहाँ पर बचेगा 6, 14 एकम 14, उसके बाद बचेगा 7, 14 3 42, 14 5 70 होता, ये होगा नहीं। उसके बाद क्या क्या आएगा, 15 आएगा, नहीं आएगा। 16 आएगा, 16 एकम 16, यहाँ पर बचेगा 5, 56 हो जाएगा, नहीं आएगा। 17 आएगा, 18 देखिएगा, 18 आएगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 दूना के 36, 18 आ जाएगा। लेकिन 18 दूना के 36, उसके बाद देखिएगा कौन कौन आएगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 में 12 का गुणा करने पर 36 आएगा, और संख्या रिपीट हो जाएगी, तो 18 तक रुक जाएंगे, और ये खुद संख्या हो जाएगा, 216 खुद हो जाएगा। ऐसे ही अब इसका 215 का देखेंगे, देखिएगा 1 तो होगा इसका, और 5 भी होगा,
5 चौका 20, देखिएगा ऐसे करिए इसका 215 का क्या क्या करेंगे, हमें क्या बताना है, क्या बताना है जी, ये कहाँ गया भाई, इसका 216 215 का देखिएगा क्या होगा, एक सेकेंड इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और कुछ होगा कि नहीं जी, 216 का और गुणनखंड होगा, छोड़ो ना, पहले जितना निकालें उसका देखिएगा, क्योंकि 18 के बाद भी चेक करेंगे, बहुत सारे आएंगे, 216 तक हम देखते हैं, ठीक है। अभी पहले ये देखो कि हमें सहअभाज्य अभाज्य बताना है, देख लेंगे कि कोई मिल रहा है कि नहीं, बस इतना देखना है। तो देखिएगा अगर इसका आप देखेंगे तो 215 का देखिएगा, 215 का निकलेगा 3 निकलेगा, 3 नहीं 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 43 से कटेगा 1, तो इसका निकलेगा 1 निकलेगा, 5 निकलेगा, 43 निकलेगा, और 215 खुद होगा, 215 खुद होगा। देखिए 1 5 43 215, इसका 1 2 3 4 6 8 9 18 12 18, उसके बाद बहुत सारे होंगे, पहले छोड़ो 216 तक ऐसे लिखो। उसके बाद देखो इसका कितना है भाई, जितना संख्या 1 है 5 है 43 है 215 है, यही चारों ही मैच करना है इसमें। तो देखो मिल रहा है कि नहीं, 1 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 4 नहीं मिला, 4 मिला है, देखो ये 4 मिला है ना, ये चाहेगा कि नहीं जी, देख ले गलत तो नहीं होगा, 4 5 20 4 चौका 16, इस अच्छा सॉरी 4 नहीं 43 है यहाँ पर, ये 43 है, यहाँ पर 4 है, 43 नहीं मिला, 215 नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं, इन चारों में से इसमें कुछ मिला ही नहीं। आगे कुछ भी इसके बीच में अगर आएगा 18 और 216 के बीच में कुछ भी आएगा, इसमें से तो मिला ही नहीं ना भाई। जब हमको नहीं मिला तो देखेंगे इसमें, लेकिन एक चीज मिलेगा, एक क्या मिलेगा, एक। तो 216 और 215 का मतलब कि सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर क्या है, एक है। एक का मतलब ही ये क्या है, ये दोनों क्या है, सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर। आगे चलते हैं दोस्त, देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे आप, लास्ट है 81 और 16। क्या है, 81 और 16, देख लीजिए, इधर ही कहीं देख लेते हैं, चल रहा है कि नहीं जी, एक सेकेंड रुको। देखिएगा 81 और 16, 81 और 16, 81 और 16 का देखेंगे, वैसे ही करिए, कॉमन फैक्टर निकाल के बस देख लीजिए, अगर एक है तो सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर है, नहीं है तो नहीं है। 81 का देखिएगा आप करेंगे, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 9 मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 कम 6 नहीं होगा, 7 मिलेगा, 7 कम 7 नहीं होगा। उसके बाद क्या क्या मिलेगा, अच्छा 1 3 मिलेगा, 9 मिलेगा, उसके बाद देखिए कुछ मिलेगा, 9 के 81, 27 मिलेगा, उसके बाद कुछ मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, लास्ट में 81 पहले लिख लीजिए, इतना कुछ मिलेगा। उसके बाद देखिए 16, ये ट्रिक है कि आपको पूरा नहीं लिखना है, बस चेक करना है कि अगर मिल जाएगा एक से अधिक, अगर एक है तब तो सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर, एक से अधिक है तो को प्राइम नंबर नहीं है, बस यही बताना है हमें। तो देखिए इसका 1 तो होगा ही, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 खुद होगा, इन्हीं संख्याओं को मैच करिए, देखिए मिल रहा है, 1 तो मिला, सही है, 2 इसमें कहीं है, नहीं है, 4 इसमें कहीं है, नहीं है, 8 इसमें कहीं है, नहीं है, 16 इसमें कहीं है, नहीं है ही नहीं। तो क्या होगा, हमें सहअभाज्य मतलब इन दोनों का सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड यानी कि जो कॉमन फैक्टर क्या मिला, 1 मिला, क्या मिला, 1। तो ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। समझ में आया कि नहीं, स्क्रीनशॉट क्या ही लेंगे, बस सहअभाज्य संख्या बताना था, मतलब छाटना था कौन है कौन नहीं, समझा ही चुके हैं, लेना है तो ले लीजिए, बाकी इसमें छाटना पड़ेगा कौन कहाँ है, देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है, आगे चलिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन 2 है, फटाफट देख लेते हैं, आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है ना, आराम से पढ़ाए हैं, बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, समझानी थी, ठीक है, मतलब अंततः मेरा कोशिश है कि आपको सवाल समझ में आ जाए, यही बहुत है। मैं बहुत कम बताकर कम समझाऊँ दूँ ये भी गलत है, बहुत ज़्यादा बताऊँ कम समझ में ये भी गलत है। भले लेक्चर लेंदी हो, कम हो यानी ज़्यादा हो, लेक्चर ड्यूरेशन अधिक हो जाए कम हो जाए, समझ में आ जाएगा तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो छोटा हो चाहे लंबा हो, कोई मतलब उसका नहीं है। समझ में आए कि नहीं, आपको समझ में आ जाएगा तो उसकी वैल्यू है, नहीं समझ में आएगा तो नहीं वैल्यू है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कहा है कि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किसी अन्य संख्या से वह सदैव विभाजित होगी। तो याद रखिएगा कि जैसे क्या है, क्या पूछा है कि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, तो वो संख्या
सदैव किसी संख्या से विभाजित होगी। आपको एक चीज़ बताए होंगे कि जब कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है, नहीं चल रहा, एक सेकेंड स्याही भर लेने दो। देखिएगा स्याही भर गया, आप चटकार दिख रहा होगा ना, एक सेकेंड थोड़ा सा पटक लेने दो, देखना क्या होगा। आपको सिखाए थे ना कि कोई संख्या है, कोई संख्या अगर किसी संख्या से विभाज्य हो रही है तो जिस संख्या से विभाज्य हो रही है उसके जितने भी मल्टीपल होंगे यानी जितने भी गुणनखंड होंगे उससे भी वो संख्या विभाज्य होती है यानी डिविजिबल होती है। तो अगर कोई संख्या, कहाँ गया जी, एक सेकेंड, सवाल कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर कहाँ था जी, क्वेश्चन नंबर था छठा, कि कोई संख्या अगर 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, कोई संख्या अगर 5 और 12, अब चटक दिख रहा होगा ना, कोई संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य, तो किससे विभाज्य होंगी, तो जिस संख्या के ये दोनों गुणनखंड होगा उससे हमेशा विभाज्य होंगी। क्यों, क्योंकि कोई संख्या अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो उसके जितने भी मल्टीपल होंगे उससे भी विभाज्य होती हैं। तो ये देखिए मल्टीपल होगा किसी संख्या का, कोई संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य हो रही है यानी किसी संख्या के मल्टीपल से ये विभाज्य हो रही है, तो ये जिसका मल्टीपल होगा उससे भी वो संख्या विभाज्य होगी। भाई कई संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य हो रही है, इसका मतलब कि ये जिस संख्या का मल्टीपल है उससे भी विभाज्य होगी, याद रखिएगा। अब देखिएगा किसका मल्टीपल है, ये 5 और 12 का गुणा करिए 60, यानी कि कोई संख्या अगर 5 और 12 दोनों से विभाज्य हो रही है तो 60 से भी विभाज्य होंगी। किससे विभाज्य होंगी, 60 से भी विभाज्य होंगी, याद रखिएगा। और उल्टा इसी का चलिए, कोई संख्या अगर 60 से विभाज्य है तो 5 और 12 दोनों से विभाज्य होंगी, और कोई संख्या अगर 5 और 12 दोनों से विभाज्य तो 60 से विभाज्य होंगी। दोनों तरह के नियम काम करते हैं। और कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य तो उसके जितने भी क्या होंगे, फैक्टर होंगे यानी गुणनखंड होंगे उससे भी विभाज्य होती हैं। जैसे आपको सिखाया था कि कोई संख्या अगर 10 से विभाज्य है तो वो 2 और 5 से भी विभाज्य होंगे, और 2 और 5 क्या है, 10 के मल्टीपल फैक्टर है, सॉरी फैक्टर, क्या बोले, अगर मिस्टेक हो गया तो ध्यान दीजिएगा, फैक्टर, फैक्टर से विभाज्य होंगी। समझ में आया कि नहीं, 2 और 5 10 के क्या है, फैक्टर ही तो है, तो फैक्टर से भी विभाज्य होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 × 12 = 60। समझ में आया ना। अब देखिएगा ये जो अभी कॉमन सेंस बताए ना, ये जो नियम बताए ना कि कोई संख्या अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो उसके फैक्टर यानी गुणनखंडों से भी विभाज्य होती हैं। तो अगला सवाल इसी पर है कि एक संख्या अगर 12 से विभाज्य है, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एक संख्या अगर 12 से विभाज्य है तो अन्य किस किस संख्या से विभाज्य होंगी, तो यह संख्या कौन सी संख्याओं से विभाज्य होंगी, तो कोई संख्या अगर 12 से विभाज्य है तो इसके जितने फैक्टर होंगे वो संख्या उससे भी विभाज्य होंगी। तो 12 का फैक्टर निकाल लीजिए, 1 निकलेगा, 2 3 4 6 और 12 तो खुद में होगा ही। तो कोई संख्या अगर 12 से विभाज्य है तो 1 2 3 4 6 से भी विभाज्य होगी। समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कोई संख्या अगर किसी नंबर से विभाज्य है तो उस नंबर के जितने फैक्टर होंगे उससे भी वो विभाज्य होंगी। अगर बाई द मिस्टेक से मल्टीपल बोला गया होगा इंग्लिश में तो थोड़ा सा वहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, फैक्टर बोलना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोई संख्या अगर किसी से विभाज्य तो उसके सारे फैक्टर से भी विभाज्य होती हैं। समझ में आ गया होगा। तो इसी नंबर के साथ, इसी सवाल के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। और बहुत लेंदी चैप्टर लगा होगा, बहुत थोड़ा सा घुमाऊ चैप्टर लगा होगा, ठीक है। तो आप इससे हारिएगा मत कि अब हताश हो जाए, इसके आगे सवाल लगाए ही ना, ठीक है। झुकिएगा मत, वीर बहादुर बन के अपने हौसलों को कायम रखिएगा। और अगर आपके हौसले कायम हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी। वो एक लाइन है ना कि चेहरे से जो जाहिर हो छुपाए कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, कि लाख तलवारें बढ़ी हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे। तो जरूरी नहीं कि हर जगह झुके, जहाँ सही चीज़ें हैं झुक जाएंगे, और जहाँ गलत चीज़ें हैं कोई कितना भी दबाव डाले नहीं झुकना है। अपने जज्बे, अपने हौसले को क्या करना है, कायम रखना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।